मूंगफली की फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसा करना है और कौन सा ऐसा वेराइटीज को अपन को सेलेक्ट करना है जिससे अच्छा से अच्छा उत्पादन आए और मार्केट में अच्छे से अच्छा रेट पे बिके। और किसान भाइयों, इसका बीज उपचार कैसे करें और खाद प्रबंधन शुरू से लेके अंतिम तक कैसे करना चाहिए और इस फसल में इस्तेमाल करने वाला एसएसपी, जिप्सम, सल्फर, इस तीनों का सही इस्तेमाल का तरीका क्या है। और किसान भाइयों, इस फसल में कौन सा कीट आ सकता है और कौन सा रोग आ सकता है जो अपना फसल का उत्पादन को घटा सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन को क्या ऐसे चीज करना है शुरू से लेके अंतिम तक जिससे डबल उत्पादन अपन पा सके। ये सारे चीज मूंगफली की A to Z खेती के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन वीडियो में चलते हैं। ये जो मूंगफली की फसल है ना किसान भाइयों, इसको ज्यादातर आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और साउथ में देखेगा तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लगाते हैं। और किसान भाइयों, इसको तीनों सीजन में अपन लगा सकते हैं, खरीफ, रबी, जायद। पर उत्पादन का बात करें तो खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आने का चांसेस रहता है, क्योंकि खरीफ सीजन में अच्छे से अच्छा वेदर भी रहता है, अच्छे से अच्छा पानी भी रहता है, जिसका वजह से अच्छा उत्पादन भी आ जाता है। तो किसान भाइयों, आपको खरीफ में फसल को लगाना है तो मई अंतिम सप्ताह से लेके आपको जून तीसरा सप्ताह तक आराम से आप फसल को लगा सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों, आप जायद सीजन में लगा रहे हो, आप मार्च से लेके अप्रैल तक लगा सकते हो। अब रबी का बात करेंगे तो किसान भाइयों, रबी में एक कंडीशन है, जहां भी आप लगा रहे हो वो एरिया में ऐसा नहीं रहना चाहिए ठंड कुछ ज्यादा ही कम रहे। 10 डिग्री से वो एरिया में टेम्परेचर कम रहेगा ना किसान भाइयों, तो इस मूंगफली की फसल से अपन उत्पादन नहीं ले पाते हैं और मूंगफली की फसल उधर अपन नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसा एरिया को अपन चूज कर सकते हैं जिसमें 10 डिग्री से ऊपर ही ज्यादा टेम्परेचर रहे और वार्म टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रहे। तो किसान भाइयों, रबी का टाइमिंग बात करेंगे तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप इस फसल को लगा सकते हो। और इस फसल को लगाने के बाद किसान भाइयों, 120 दिन से लेके 140 दिन में ये फसल पूरा तैयार होके कटाई के लिए आ जाता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया सारे सीजन्स के बाद और कब लगाना है। अब बात शुरू करते हैं किसान भाइयों वेराइटीज के बारे में जान के। तो बात करेंगे किसान भाइयों वेराइटी सिलेक्शन के बारे में। देखो किसान भाइयों, वेराइटी सेलेक्ट करना एक बड़ा चीज होता है। आप अच्छे से वेराइटी सेलेक्ट किया आज तो वो आगे जाके अच्छा उत्पादन देगा कल। तो किसान भाइयों, सही वेराइटी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वेराइटी सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज को अपन को ध्यान रखना है किसान भाइयों, वो क्या है उसके बारे में अपन पहला बात करेंगे। तो उसमें पहला है क्लाइमेट एडॉप्टेबिलिटी। क्लाइमेट एडॉप्टेबिलिटी मतलब किसान भाइयों, जो भी वेराइटी आप ले रहे हो वो आपका एरिया के अनुसार रहना चाहिए। मतलब आपका एरिया में कभी ठंड बढ़ सकता है, कभी गर्मी बढ़ सकता है, कभी बारिश जल्दी आ सकता है, कभी बारिश कम आ सकता है। तो उसी के अनुसार आपके एरिया में वेराइटीज बनता है और आपको सेल करते हैं। तो ऐसा ही वेराइटीज को लेके आपके फसल में लगाना है। आप कहीं और जगह का वेराइटी लाके आपके गांव में लगाएगा तो फिर वो क्लाइमेट को एडॉप्ट नहीं होगा, वो जाके उत्पादन में थोड़ा डिफरेंस दिखता है। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। और साथ में किसान भाइयों, जो भी बीज आप ले रहे हो सोविंग के लिए, बुआई के लिए, उसके ऊपर कुछ निशा नहीं रहना चाहिए। इस बीज के ऊपर निशा दिखेगा ना किसान भाइयों, आगे जाके वो बीज अंकुरण नहीं दे सकता है। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद देखेंगे तो उसका साइज क्या है, मतलब जो कटाई के बाद जो प्रोडक्शन में जो साइज आता है ना, उतना कितना साइज है। बड़ा साइज रहेगा तो थोड़ा ज्यादा उत्पादन आएगा, कम साइज रहेगा तो थोड़ा उत्पादन कम दिख सकता है। तो वो भी चीज अपन को ध्यान रखना है। साथ में किसान भाइयों, उसमें ऑयल परसेंटेज कितना है और उसका सॉइल टाइप, कौन सा सॉइल टाइप में वो वेराइटी ग्रो होता है और उसका मार्केट में कितना डिमांड है। कुछ भी वेराइटी आप लगा लो, वो वेराइटी को मार्केट में अच्छा डिमांड है, वो वेराइटी नाम बोल के रेट कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, तो ऐसा वेराइटीज को अपन लेके अपने फसल में लगाना है, जिसका वजह से अच्छा प्रॉफिट्स अपन को आता है। इस वेराइटी में भी दो टाइप का वेराइटी रहता है किसान भाइयों। एक होता है स्प्रेडिंग टाइप, मतलब फैलने वाले वेराइटी, एक है सीधी उगने वाले वेराइटी। तो ये दोनों वेराइटी में आप कुछ भी लगा सकते हो। तो हम ऐसे कुछ वेराइटी सेलेक्ट किया है जो ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगता है। पहला वेराइटी है टैग 37, सीधा बढ़ने वाली वेराइटी। और दूसरा वेराइटी है किसान भाइयों RG 510 और G10। और दूसरा वेराइटी है किसान भाइयों G20। ये सेमी स्प्रेडिंग वेराइटी है। तो ये हो गया टॉप वेराइटीज किसान भाइयों। आपके अनुसार आप कुछ भी वेराइटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक और बात ध्यान रख लीजिए, जो भी वेराइटी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उससे पहले साल या तो पहले साल में बहुत सारे किसान भाई लगाया होगा, तो उन लोग का रिव्यूज भी लेके आपका खेत में उस वेराइटी को लगाना जरूरी है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा वेराइटीज का बात।
अब बात करेंगे बीज लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसा करना है। तो किसान भाइयों, जो भी पहले फसल आप लगाए हो वो काटने के बाद आपको क्या करना है, ये गहरी जुताई फसल में करना चाहिए, जिसका वजह से जो नीचे का जमीन है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाके पूरा मिक्स हो जाता है। इसका वजह से किसान भाइयों बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने फसल को आगे जाके मिल सकता है। तो गहरी जुताई करने के बाद किसान भाइयों अच्छे से आपको कल्टीवेटर लगाना चाहिए 2 से 3 बार। उसके बाद आपको फाइनल स्टेप में रोटावेटर लगाना है फसल में, जिससे जो जमीन है वो पूरा भुरभुरा बन जाता है, जिसका वजह से सॉइल पूरा लूज हो जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों अंदर एरिएशन बढ़ जाता है। अपन बीज लगाने के बाद अच्छे से बीज का अंकुरण होता है और अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ होके अंदर अच्छा फैल सकता है। तो इसलिए रोटावेटर अंतिम में लगाना जरूरी है। तो ये हो गया खेत की तैयारी। और एक और बात है किसान भाइयों, जब आप कल्टीवेटर लगाते हो उस समय पे आपको देसी खाद जरूर डालना चाहिए इस फसल में, या तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हो, जिसका वजह से जो जमीन की ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ सकता है और रूट ग्रोथ को अच्छे से अच्छा लाता है और रूट हेल्थ को मेंटेन करता है। क्योंकि अपने मूंगफली की फसल में रूट ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जाके आगे मूंगफली लगता है। इसलिए सॉइल का हेल्थ जो है वो अच्छा रहना चाहिए इस फसल में। तो ये हो गया खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। उससे पहले 1 एकड़ को कितना बीज लगता है वो जानेंगे। तो किसान भाइयों खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में फसल लगता है, पर खरीफ का सीड रेट कुछ अलग रहता है और रबी और जायद का सीड रेट कुछ अलग होता है। खरीफ का बात करें तो किसान भाइयों 35 से लेके 50 किलो प्रति एकड़ तक सीड लगता है, और रबी और जायद का बात करेंगे तो किसान भाइयों 10 किलो बीज कुछ ज्यादा ही लगता है। खरीफ में जो अंकुरण है ना किसान भाइयों वो अच्छा होता है, और रबी जायद में थोड़ा अंकुरण कम होता है, इसलिए अपन को तो सीड रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो किसान भाइयों इसलिए उस समय पे थोड़ा ज्यादा सीड रेट है। ये हो गया कितना सीड अपन को 1 एकड़ के लिए लेना है। अब बात करेंगे इसका बीज उपचार कैसे करें। तो उसके लिए किसान भाइयों 2 ऑप्शन है अपने पास, एक कात्यायनी का नींव है, एक कात्यायनी का ट्राइकोडर्मा विरिडे पाउडर है। इन दोनों में कोई भी एक लेके आप बीज उपचार कर सकते हो। कात्यायनी नींव में टेबुकोनाजोल 2% डीएस रहता है, और इसका डोज है किसान भाइयों 1 किलो सीड के लिए 1.25 ग्राम्स अपन को लेना पड़ता है। और ट्राइकोडर्मा विरिडी का डोज बात करें तो किसान भाइयों 8 से 10 ग्राम प्रति किलो सीड के लिए लेना होता है किसान भाइयों। तो ये हो गया फंगिसाइड सीड ट्रीटमेंट। ये सीड ट्रीटमेंट करने से वजह से किसान भाइयों जो शुरुआत की फसल में आने वाले समस्या रहते हैं, जो कॉलर रॉट होता है जो बड़ा समस्या है इस फसल के लिए, और जो विल्ट की समस्या आता है और डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ सकता है, ये तीनों समस्या से अपने फसल को बचाना है। तो इन दोनों में से एक फंगिसाइड को आप लेके जरूर सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो किसान भाइयों इसके बाद आपको लग रहा है आपका फसल में रूट ग्रब भी आ सकता है या तो बड नेक्रोसिस भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको कीटनाशक से बीज उपचार करना जरूरी है। उसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस कात्यायनी का आक्रोश आप ले सकते हो 4 ml प्रति किलो सीड। तो उससे क्या होगा, जो आगे आने वाला रूट ग्रब की समस्या हो या बड नेक्रोसिस की समस्या हो वो थोड़ा कम हो जाता है जब इमिडाक्लोप्रिड से अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसान भाइयों पहला फंगिसाइड से करना है या तो इंसेक्टिसाइड से करना है। तो किसान भाइयों मैं क्या बोला है, पहला फंगिसाइड बोला है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड बोला है, पर आप दोनों से सीड ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पहला इंसेक्टिसाइड जो इमिडाक्लोप्रिड में बोला है उससे बीज उपचार करके अच्छे से छाया में उसको फैला के और सुखाने के बाद ही किसान भाइयों आपको क्या करना है, फंगिसाइड से अगला बीज उपचार करना है। यही प्रोसेस में करना है किसान भाइयों, पहला कीटनाशक उसके बाद फफूंदनाशक। तो ये हो गया किसान भाइयों पूरा बीज उपचार अपन को कैसा करना है। अब आगे जाके जो रोग आने वाला है, जो कीट आने वाला है वो ज्यादा ही कम हो जाएगा बीज उपचार से। तो किसान भाइयों अब जानेंगे पूरे खाद प्रबंधन इस फसल में। तो पहला किसान भाइयों जब आप जमीन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एंडिंग पे जो रोटावेटर लगाते हो ना किसान भाइयों, उस समय पे ही आपको एसएसपी 2 से लेके 3 बैग तक अपन को देना है, जिसमें सल्फर भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है और मेन न्यूट्रिएंट जो फास्फोरस है वो भी रहता है। उसको शुरू से ही देंगे ना तो किसान भाइयों बाद में अपन बीज लगाने के बाद जब रूट ग्रोथ देते हैं तो उसी टाइम पे फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम ये तीनों फसल को मिल जाता है। उसका वजह से अच्छा से अच्छा ग्रोथ अपन पौधे में देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला खाद। उसके बाद किसान भाइयों 30 से 40 दिन पे आपको देना होता है 30 किलो का नाइट्रोजन, साथ में 5 किलो का सल्फर 90% WG। इसको देने का वजह से किसान भाइयों जो शुरुआत की वनस्पतिक विकास है वो अपने फसल में बढ़ता है और अच्छे से अच्छा रूट्स अंदर फैल जाता है। यही आगे जाके अच्छे से अच्छा मूंगफली को देता है। तो किसान भाइयों इसमें आप ऑलरेडी 2 बार सल्फर दे चुके हैं, शुरू में एसएसपी के रूप में और बाद में सल्फर 90% में। तो ये सल्फर आगे जाके जो ऑयल परसेंटेज जो बीज में बढ़ाने का काम वो ये सल्फर करता है। तो किसान भाइयों इसको अपन 2 बार दे चुके हैं।
तो आप सल्फर 90% नहीं देना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, 3 से लेके 4 बैग जिप्सम जब खेती की तैयारी शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में ही उसी समय पे देना पड़ता है। या तो अभी आप दे रहे हैं तो क्या करना है किसान भाइयों, रो टू रो में जो गैप रहता है ना, उस गैप में आप दे सकते हो इस जिप्सम को। नहीं तो किसान भाइयों, दो क्यारियों के बीच में जो जगह बचेगा उसमें आप ये जिप्सम को देके भी आप सल्फर का जो पूर्ति है ना वो कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हो गया शुरुआत की खाद। अब बात करेंगे फाइलर स्प्रे में अपन को कौन सा खाद देना है। इस मूंगफली का फसल देखेगा ना किसान भाइयों, जिंक डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी इस फसल में बहुत ज्यादा ही आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जिंक का पूर्ति करने के लिए जिंक 12% EDTA 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको देना होता है। उसके बाद किसान भाइयों, आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आयरन EDTA को आपको देना होता है 1 ग्राम प्रति लीटर। आप जिंक का डेफिशिएंसी इस फोटो से समझ सकते हो और आयरन की डेफिशिएंसी इस फोटो से समझ सकते हो। ये चीज आपके फसल में दिख रहा है तो जल्दी से जल्दी ये EDTA फर्टिलाइजर्स को आपका फसल में स्प्रे करिए, क्योंकि ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट होता है। आप एक बार स्प्रे करने के बाद जो डेफिशिएंसी फसल में दिख रहा है वो नए पत्ते में नहीं दिखेगा, इसलिए EDTA वाले फर्टिलाइजर्स ही अपन को इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों, जब अपन पौधे लग गया 20 दिन से 30 दिन हो गया तो उसके बाद अपन को फाइलर स्प्रे में सीवीड एक्सट्रैक्ट 2 बार देना होता है। पहला 20 से 30 दिन पे, उसके बाद 10 से 15 दिन गैप लेके फिर से आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना होता है। इस सीवीड को आपका फसल में स्प्रे करने के वजह से किसान भाइयों अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ होता है और जो वनस्पतिक विकास है वो भी अच्छे से अच्छा होता है और पौधे का जो शाखाएं रहता है ना किसान भाइयों वो भी बढ़ जाता है। पत्ते में अच्छे से हरापन आता है और हरापन आने का वजह से किसान भाइयों अच्छे से अच्छा काना पौधा में बनता है। तो इसलिए अपन को सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे देना है। और आगे जाके किसान भाइयों आप जिब्बरलिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके मूंगफली जब शुरू हो जाता है ना बनना, तो उसमें क्या होता है, अपन को वनस्पतिक विकास को थोड़ा रोकना है और मूंगफली का ग्रोथ को बढ़ाना है। उसके लिए आप जिब्बरलिक एसिड यूज कर सकते हो या तो पैक्लोबुटराजोल 23% यूज कर सकते हो। एक और बात ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों, हर 40 दिन में आपको जब स्प्रे देते हो तो उस समय पे कात्यायनी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आप जरूर देना है, क्योंकि इस फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जरूरत बहुत रहता है। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पूर्ति नहीं करेगा ना किसान भाइयों, तो ये आगे जाके जो अंदर जो मूंगफलियां बन रहे उसका क्वालिटी पे बहुत असर पड़ सकता है। इसलिए आप हर 40 दिन पे इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को जरूर देना है 100 ग्राम प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, कात्यायनी का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है, इसलिए ये बेस्ट है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा खाद प्रबंधन। इसका वजह से अच्छे से अच्छा ग्रोथ आ जाएगा और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक और खाद है, वो है NPK 0050। इसको आपको अंतिम स्टेज पे आपको स्प्रे करना होता है। इसका वजह से किसान भाइयों जो अंदर जो दाने बनते हैं उसका क्वालिटी बढ़ता है और उसका साइज बढ़ता है, और आगे जाके किसान भाइयों मार्केट में आपका मूंगफली बिकेगा ना तो वो सही रेट पे बिकता है। तो ये हो गया पूरा खाद प्रबंधन। तो अब बात करेंगे किसान भाइयों इस फसल में आने वाले खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए किसान भाइयों जब आप बीज लगा देते हो उसके बाद तीसरा दिन पे आपको पोस्ट एमर्जेंट हेर्बिसाइड को स्प्रे करना होता है। उसमें पहला और अच्छा स्प्रे है किसान भाइयों पेंडामिथिलिन का। इसको आप तीसरा दिन ही स्प्रे करना है अंकुरन आने से पहले। इसका वजह से किसान भाइयों जो भी खरपतवार आगे जाके आएगा वो नहीं आ पाएगा और अंदर ही मर जाएगा। एक और बात किसान भाइयों, जब ये पेंडामिथिलिन का स्प्रे कर रहे हो तो ये बात ध्यान रख लीजिए, थोड़ा जमीन में नमी बना रखे, उसका वजह से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा खरपतवार मर जाएगा। इसके बाद जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाता है ना किसान भाइयों, उस समय भी फसल में आपको खरपतवार दिख रहा है तो आपको स्प्रे करना होता है इम्जाताइफर 10% वाला केमिकल। इसका वजह से किसान भाइयों जो भी फसल में खरपतवार है वो पूरा मर जाएगा। तो ये हो गया 2 खरपतवार नाशक जो अपने फसल में स्प्रे करना ही करना है। और उसके बाद भी आप 50 दिन से ज्यादा भी हो गया फिर भी खरपतवार आपके फसल में दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसको हैंड वीडिंग से निकालना ही पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि उस समय पे आप हैंड वीडिंग करेगा ना तो किसान भाइयों थोड़ा जो जमीन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों जब खरपतवार निकालते हो ना तो पूरा जमीन उकड़ जाता है और पूरा जमीन डिस्टर्ब हो जाता है। उसका वजह से सॉइल जो है ना वो लूज हो जाता है। उसका वजह से अच्छा रूट ग्रोथ अपने फसल में होता है और आगे जाके अच्छा उत्पादन भी दे सकता है। इसलिए अपन अंतिम पे कुछ हेर्बिसाइड को स्प्रे नहीं करना है, अच्छे से हाथ से लोगों को लगा के खरपतवार को निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा खरपतवार की बात। तो किसान भाइयों अपन वेराइटी सेलेक्ट कर लिया है और खेती का भी तैयारी कर लिया पूरा, उसके बाद अपन बीज उपचार भी कर लिया है किसान भाइयों। अब बात आता है पूरा स्पेसिंग का, मतलब कौन सा डिस्टेंस पे अपन को कैसे लगाना है। तो किसान भाइयों आपको इस फसल को लगाने के लिए सीड ड्रिलर को इस्तेमाल करना होता है।
और उसी से ही अपन को बीज लगाना पड़ता है। उसके लिए स्पेसिंग का बात करेंगे तो किसान भाइयों, जो रो टू रो स्पेसिंग रहता है ना किसान भाइयों, आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखना है बंची टाइप वेराइटी में, और 45 टू 60 सेंटीमीटर रखना है आपको स्प्रेडिंग टाइप में किसान भाइयों। और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस बात करेंगे तो किसान भाइयों, 15 सेंटीमीटर आपको रखना है बंची टाइप वेराइटी में और 20 सेंटीमीटर आपको रखना है स्प्रेडिंग टाइप में। तो किसान भाइयों, ये हो गया अपन को सीड के कौन सा स्पेसिंग और कैसे लगाना है। तो किसान भाइयों, अब अपन बात करेंगे इस फसल में कौन सा कीट आता है और कौन सा ऐसा रोग आता है जो फसल का उत्पादन को घटा सकता है, और इसका सही इलाज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो कीट का बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों, इसमें मुख्य रूप में 4 कीट आते हैं। उसमें पहला 2 कीट है किसान भाइयों, टोबैको कैटरपिलर और ग्राम पॉट बोरर। ये दोनों किसान भाइयों इल्लिया हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अपन को शुरुआत की स्टेजेस में इमाफाई लेना है, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 5% रहता है, और इसका डोज है किसान भाइयों 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम प्रति एकड़। ये शुरुआत की स्टेज में स्प्रे करना है किसान भाइयों। मध्यम स्टेज पे भी आपको इल्लिया दिख रहा है तो उसके लिए किसान भाइयों कात्यायनी का फिनिशिट 100 ml प्रति एकड़ यूज करना है। ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, प्लांट एक्सट्रैक्ट के द्वारा तैयारी किया वाला कीटनाशक है। ये सारे फसलों में इल्लियों के लिए स्पेशली बना हुआ कीटनाशक है। इसको इस्तेमाल किया ना किसान भाइयों, जो भी रेसिस्टेंस वाले इल्लिया रहते हैं वो भी खत्म हो जाता है ये फिनिशिट के द्वारा। उसके बाद किसान भाइयों, अंतिम स्टेज तक भी आपको लग रहा है इल्लिया कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे फसल में, तो उस समय पे आपको हेवी टेक्निकल्स का स्प्रे करना होता है। उसमें क्लोरांथेनिफ्लोर 18.5% SC वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कात्यायनी चक्रवीर नाम से आता है। तो किसान भाइयों, उसका डोज है 50 से लेके 60 ml प्रति एकड़। तो ये हो गया 3 इलाज जो अपन को ये दोनों कीटों के लिए जो देना है। तो इसको स्टेज वाइज ही स्प्रे करना है किसान भाइयों। शुरू में आया तो इमाफाई, मध्यम में आया तो फिनिशिट और अंतिम में चक्रवीर। तो ये हो गया इल्लियों का बात। अब बात करेंगे रस चूसक कीट इस फसल में जो आते हैं, वो है व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स। तो इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों अपने पास है एक रामबाण इलाज, वही है कात्यायनी का सर्वशक्ति। ये सही में बहुत सारा शक्तिशाली कीटनाशक है, क्योंकि ये एक बोटानिकल प्लस ऑर्गेनिक कीटनाशक है जो सारे रस चूसक कीटों पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो किसान भाइयों, इसको शुरुआत से स्टेज से लेके अंतिम स्टेज तक आप रस चूसक कीट को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हो। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 200 ml से लेके 400 ml प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हो कीट प्रकोप के अनुसार। तो किसान भाइयों, ये हो गया कीट के बारे में। अब बात करेंगे इस फसल में आने वाले मुख्य समस्या, वही है रोग। उसमें भी किसान भाइयों मुख्य रोग है टिक्का डिसीज। जो भी वेराइटी अपन सेलेक्ट किया ना किसान भाइयों, वो टिक्का डिसीज रेसिस्टेंट रहना ही चाहिए और रहेगा भी। तो और डिसीजेस कुछ आ सकता है इस फसल में, जैसे लीफ स्पॉट आता है, अर्ली लीफ स्पॉट आता है, लेट लीफ स्पॉट आता है, और साथ में किसान भाइयों रस्ट भी आ सकता है। जब अपन कितना भी रेसिस्टेंस वेराइटी यूज कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ डिसीज तो अपने फसल में आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों अपने पास एक स्पेशल फंगीसाइड है, वही है कात्यायनी का बूस्ट, जिसमें प्रोपिकोनाजोल 25% EC रहता है। तो किसान भाइयों, इसको शुरुआत से लेके अंतिम तक आप आपका फसल में डिसीज कंट्रोल करने के लिए दे सकते हो। उसके बाद भी आपको डिसीज कंट्रोल नहीं हो रहे फसल में, तो आप कात्यायनी का बायो जोड़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 2 फफूंदनाशक आते हैं किसान भाइयों, दोनों बायोलॉजिकल फंगीसाइड्स ही है। इस एक में रहता है किसान भाइयों सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, एक में रहता है बैसिलस। ये दोनों जो फंगीसाइड है ना किसान भाइयों, ये बहुत अच्छे से फफूंद रोगों पे अच्छे से काम करता है। जमीन से जुड़े हो या तो हवा से जुड़े हो या तो पौधे से जुड़े हो, कुछ भी रोग हो किसान भाइयों, ये सारे रोगों पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों, दोनों फफूंदनाशक को एक एक लीटर लेके आपको फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका वजह से जो भी रोग आपके फसल में आते हैं वो सारे कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया पूरा मूंगफली की फसल की A to Z जानकारी। अपन वेराइटी कौन सा लेना है और कैसा लेना पूरा जान लिया है, और साथ में किसान भाइयों इसका बीज उपचार कैसा करना है, खेत की तैयारी कैसा करना है, कौन सा स्पेसिंग करना है और कैसे फसल लगाना है, और उसका खाद प्रबंधन कैसा करना है, और कौन सा रोग और कीट और खरपतवार की कंट्रोल, सारे इस वीडियो में अपन जान लिया है। और किसान भाइयों, आने वाले वीडियो में अपन इस फसल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़ाना है उसका टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हर वीडियो हमारा चेक करते रहिए। धन्यवाद।